हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सालेम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो सालेम डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत ये पेपर जूनियर इंजीनियर के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर करवाए गए थे। अगर बात करें तो यह पेपर 25% PRQ कोटा के अंतर्गत करवाया गया था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो 12 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। और टाइम की अगर बात करें तो पूरे 2 घंटे का समय कैंडिडेट को दिया गया था इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। आगे बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए थे द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन इज। इस गुड्स वैगन का स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना है। तो यहाँ पर बात करें तो मालगाड़ी के लिए जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है वह 1600 mm होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर नॉर्मल केस में अगर बात करें व्हील गेज की तो वह 1600 + 2 - 1 mm होता है। जहाँ पर जो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए तो 1602 mm, मिनिमम 1599 mm और अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए तो यह 1600 mm स्टैंडर्ड इसका व्हील गेज हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ODC डैश के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पर ODC का मतलब है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट से है, जो कि इसके नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस के आधार पर मेनली 3 पार्ट में ODC को डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें A क्लास, B क्लास और C क्लास में ODC डिवाइड किए गए हैं। इसमें अगर बात करें तो जो A क्लास की ODC की अगर बात करें तो जिसका मूवमेंट डे और नाइट दोनों के दौरान होता है, डे एंड नाइट दोनों में। B क्लास ODC की अगर बात करें तो डे के दौरान इसमें कोई भी स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन नाइट में जब इसकी मूवमेंट होता है तो इसमें स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें C क्लास ODC की तो केवल और केवल इसका मूवमेंट दिन के उजाले में किया जाता है विथ स्कॉटिंग स्टाफ के साथ। अगर बात करें A क्लास ODC की स्पीड लिमिट की तो यह सेक्शनल स्पीड होता है, यानी जिस सेक्शन से यह गुजरेगा उसकी जो मैक्सिमम सेक्शनल स्पीड होगा उस पर इसको रन किया जा सकेगा। B क्लास ODC की अगर स्पीड लिमिट की बात करें तो B क्लास को 40 kmph तक चलाया जा सकता है, जबकि C क्लास ODC की अगर बात करें तो इसको 25 kmph तक मैक्सिमम चलाया जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखें तो पूछा गया था C क्लास ODC को कब स्थानांतरित यानी मूवमेंट दिया जाएगा, तो इसको केवल और केवल दिन के यानी डे लाइट्स में मूवमेंट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन्स विथ विच टाइप ऑफ टेप, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जॉइंट्स को किस प्रकार के टेप से टाइट किया जाता है। जब भी एयर ब्रेक सिस्टम में कहीं लीकेज होता है जॉइंट्स वगैरह से, तो वहाँ पर जब थ्रेड्स को हम टाइटन करते हैं तो हम टेफ्लॉन टेप्स का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, जिससे लीकेज को बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द मिनी रेक विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम, यानी मिनी रेक की संरचना न्यूनतम डैश में होगी, डैश की होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अलग अलग रेक की जो कंपोजिशंस होते हैं वो अलग अलग के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अगर बात करें बॉक्सन की तो मेनली जो बॉक्सन चलते हैं
वो 58+1 या 59+1 के अप्रॉक्स में इसको मूवमेंट कराया जाता है। वहीं BCN की अगर बात करें तो BCN की जो रेक कंपोजिशन किया जाता है वो मेनली 42+1 की रेक में, और मिनी रेक जब चलाया जाता है तो उसके लिए 22 या 1 के केस में प्लस ब्रेक 1 के साथ इसको मूवमेंट कराया जाता है। वहीं अगर बात करें BLC के लिए तो BLC का जो 9 यूनिट्स होते हैं यानी 45+1 का मूवमेंट कराया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम जो रेक कंपोजिशन होगा वो मिनिमम कितने रेक्स का हम फॉर्मेशन करेंगे। तो मिनिमम 20 वैगन लगाना अनिवार्य हो जाएगा अगर मिनी रेक्स को हम फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट डू यू मीन बाय CC रेक्स, यानी CC रेक से आप क्या समझते हैं। तो CC रेक की अगर बात करें तो क्लोज सर्किट रेक इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग फ्रेट एग्जामिनेशंस का ये टाइप्स है। यानी फ्रेट एग्जामिनेशंस में जो हमारा CC रैक्स प्रीमियम और इंटेंसिव होते हैं, इसमें से हमारा CC क्लोज सर्किट रेक के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसकी जो BPC की वैधता जो मेनली होता है हमारा 35 डेज के लिए रन करवाया जाता है, जिसमें 5 डेज का ग्रेस पीरियड रखा जाता है लोडेड कंडीशंस में अनलोडिंग होने के लिए। वहीं बात करें तो CC रैक के केस में जो ओरिजिनेटिंग यानी शुरुआती पॉइंट पर इसके ब्रेक पावर की बात करें तो 100% होता है। वहीं आगे चलकर इन रूट में मिनिमम 90% इसका ब्रेक पावर होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो पेपर यूज किए जाते हैं BPC के लिए वो कौन से कलर के होते हैं। तो इस BPC के लिए इसके लिए येलो कलर पेपर का यूज किया जाता है CC रैक के लिए। साथ ही साथ जो CC रैक के एग्जामिनेशंस के लिए जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है वह 100 मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट होता है इसकी एग्जामिनेशंस के लिए। तो सारे पॉइंट्स को आप याद रखें, इससे काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। यह काफ़ी कॉमन प्रश्न जो कि सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। यानी सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है, तो नक्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें हम तो जो हमारे पुराने ICF कोच थे वहाँ पर हमारा स्क्रू टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी जो करेंटली हमारा LHB कोच जो मोस्टली चलाए जा रहे हैं इंडियन रेलवे के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमारा AAR H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गुड्स स्टॉक की बात करें यानी मालगाड़ी के अंतर्गत तो AAR E टाइप CBC का प्रयोग किया जाता है, E एंड F टाइप का। वहीं अगर बात करें हम वंदे भारत एक्सप्रेस की तो वंदे भारत एक्सप्रेस के अंतर्गत सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा डिलेनर कंपनी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो आप कभी कभी प्रश्न में यहाँ पर डिलेनर कपलर भी दिया जा सकता है, तो जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कहीं पर आपको सेमी परमानेंट, कहीं पर डिलेनर कपलर दिए जा सकते हैं वंदे भारत के कपलर्स के ऑप्शंस के रूप में। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। AAR कपलर का प्रयोग किया जाता है भारतीय रेलवे के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को डैश में मापा जाना चाहिए। तो व्हील गेज को जो मेजरमेंट किया जाता है वो ऑफ लोड कंडीशन में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी धुरी की एकीकृत भाग क्या है। यानी इंटीग्रेटेड जो पोर्शन एक्सल का होता है वो जनरल कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज, यानी एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक यानी मालगाड़ियों में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रयोग किए जाते हैं उसकी कलर कोड क्या होता है। तो जो मालगाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं गुड्स स्टॉक में वो ब्लैक कलर का डीवी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड गुड्स रेक्स द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशंस बिफोर, यानी एयर ब्रेक में खाली स्टॉक जब वो एंड टू एंड रेक फ्रेट रैक में जब अनलोडिंग के बाद खाली रैक होती है तो उसके बाद जब हम गहन परीक्षण के लिए जब नेक्स्ट लोडिंग हुआ उससे पहले देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो बी हो जाएगा, यानी नेक्स्ट लोडिंग से पहले फिर से एग्जाम से करवाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, यानी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है। चूँकि ट्विन पाइप के अंतर्गत एक एपी प्रयोग किया जाता है और एक बीपी यानी ब्रेक पाइप प्रयोग किया जाता है। जो एपी का जो प्रेशर होता है वो 6 kg का होता है और बीपी पाइप का प्रेशर 5 kg का होता है। बीपी के लिए जो कलर यूज किया जाता है ब्रेक पाइप के लिए वह ग्रीन कलर का होता है और जो एपी के लिए यूज किया जाता है वह वाइट कलर का कलर कोड प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया ब्रेक पाइप का, तो सीधे सीधे आपका उत्तर ग्रीन कलर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर वैगन इन एयर ब्रेक सिस्टम एक्सेप्ट ब्रेक वान इज, यानी ब्रेक वान को छोड़कर एयर ब्रेक में सहायक रिजर्वायर वैगन की क्षमता कितना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो मालगाड़ी में प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वायर उसकी कैपेसिटी कितना होता है, तो वह 100 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रेक वान का जो कैपेसिटी होता है वह 75 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर द ब्रेक पावर्स ऑफ सीसी रैक फ्रॉम नोडल पॉइंट, यानी जो नोडल पॉइंट्स का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, यानी शुरुआती स्टेशनों पर जहाँ पर इसकी एग्जामिनेशन की जाती है सीसी रैक की वहाँ पर इसकी ब्रेक पावर कितना होता है। शुरुआती पॉइंट पर क्लोज सर्किट ट्रैक जो होता है उसका ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जब आगे इन रूट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन रूट में इसका ब्रेक पावर मिनिमम 90% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी, यानी डट कलेक्टर का कार्य क्या होता है। डट कलेक्टर का कार्य होता है कि जो हमारा मेन पाइप से जो हमारा डट्स वगैरह यानी गंदगी वगैरह हो उसको साफ करके ब्रांच पाइप से होते हुए डीवी को या ऑक्सिलरी रिजर्वायर को प्रेशर भेजना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्लीन एयर इसका काम होता है, यानी हवा को साफ करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ हैंडल इन रिलेशन टू रेल लाइन शुड बी, यानी डीवी को आइसोलेट करते समय रेल लाइन के संबंध में हैंडल की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब भी हम डीवी को आइसोलेट करते हैं तो जो उसमें हैंडल लगा होता है उसका पोजीशन रेल लाइन के मुकाबले कैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा डीवी है, इस तरह से हमारा हैंडल ये हमारा होता है वो वर्किंग कंडीशन को रिमार्क करता है। जब इसको हैंडल को हम इस तरह से कर देते हैं तो ये हमारा आइसोलेट को रिमार्क करता है। तो ये हमारा रेल लाइन हो गया। अगर वर्किंग में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ही अगर आपसे पूछा जाए आइसोलेट कंडीशन में तो यह पैरेलल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर के हिसाब से चले अगर तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के समय डैश से हवा प्रवाह होगा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है यानी ब्रेक पाइप में प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो हमारा डीबी सेंस करता है और ब्रेक अप्लाई गाड़ी के अंतर्गत हो जाती है। उस दौरान हमारा जो प्रेशर जाता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर की ओर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पाइप प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, यानी चलती ट्रेन में ब्रेक पाइप प्रेशर डैश होता है। तो यहाँ पर बात करें ब्रेक पाइप प्रेशर की वर्किंग ट्रेन के अंतर्गत तो वह 5 kg का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इन टू एंड रेक, यानी प्रीमियम कंडीशंस में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का कलर कौन सा होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करिए अगर तो ब्रेक पावर जो प्रीमियम के लिए यूज किया जाता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर तो इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो मिनिमम 95% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो वैधता होती है यानी वैलिडिटी होता है 12+3 डेज का होता है और इसकी एग्जामिनेशन के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है वह 75 मैन आवर्स की इसकी रिक्वायरमेंट होता है इस रेक को एग्जामिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन सीसी रैक शुड बी, यानी मालगाड़ी सीसी का मार्गदर्श ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो सीसी रैक के लिए इन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है तो वह 90% मिनिमम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर निकलता है वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अंतर्गत चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट डू यू मीन बाई मीन ऑफ SWTR, यानी SWTR का तत्वच क्या होता है। तो सिंगल वैगन टेस्ट रिग इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी सिंगल वैगन टेस्ट रिग, यानी जब भी ROH के दौरान वैगन यानी फ्रेट को मालगाड़ी को भेजा जाता है वैगन को तो उसको टेस्ट करने के लिए हम SWTR का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर ICF कोच CZ स्टैंड्स फॉर, यानी ICF कोच के परिवहन कोड CZ डैश को सूचित करता है। यानी CZ प्रयोग किया जाता है ICF कोच के ट्रांसपोर्टेशन कोड के रूप में, उसका मतलब होता है चेयर कार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर आइसोलेटिंग DB हैंडल शुड बी, यानी DB को अलग करने यानी आइसोलेट करने के बाद हैंडल का जो पोजीशन होता है वो कौन सा हो जाएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और उसको हम टाइटन्स विथ पार्ट्स यानी बार से बांध देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। तो BLC वैगन की अगर बात करें हम तो BLC के अंतर्गत कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF 20C बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें BLC वैगन की तो BLC वैगन का जो एक यूनिट होता है वो 5 कार्स की फॉर्मेशन से बनता है। इसमें हमारा जो 5 कार होते हैं कि दोनों इंड पर हमारा A कार लगा होता है और बीच के जो पार्ट्स होते हैं वो 3B कार कर प्रयोग किया जाता है।
ए कार के 1 इनपुट पर हमारा CVC का प्रयोग किया जाता है, जबकि बी कार को बी कार से कनेक्ट करने के लिए स्लैक लेस ड्रो बार का प्रयोग किया जाता है, यानी SDB का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी सेल्फ जनरेटिंग विद्युत उपकरण के साथ लगे वेस्टिबुल द्वितीय श्रेणी 3 टियर स्लीपर कोच के परिवहन कोड कौन सा होगा। यहाँ पर बात करें तो हमसे पूछा गया है सेल्फ जनरेटिंग प्लस सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड। तो यहाँ पर GS हम देखेंगे, GS का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग, CN का मतलब होता है 3 टियर, W का मतलब होता है यहाँ पर वेस्टिबुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी मानव जीवन से जुड़ी कोचिंग स्टॉक दुर्घटना का जांच किसके द्वारा होगी। तो यह CRS के द्वारा करवाया जाता है, यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा। जब भी कोचिंग दुर्घटना होती है कोचेज की, जब उसमें ह्यूमन लाइफ्स की जो डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी जांच CRS के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक टेस्ट, यानी अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा किस दोष का पता लगाया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हम इंटरनल क्रैक्स जो एक्सेल्स के अंतर्गत होते हैं उसको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीज कन्वेंशनल कोचेज, यानी स्टील बॉडीज वाले पारंपरिक कोचों की कोडल लाइफ कौन सा होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर 25 ईयर्स इसका होता है कोडल लाइफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑल न्यूली बिल्ड कन्वेंशनल कोचेज शैल बी गिवन IOH आफ्टर, यानी सभी नवनिर्मित पारंपरिक कोचों की निम्नलिखित में डैश के बाद IOH दिया जाएगा, यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जो कोचेज की दी जाती है ICF कोचेज वगैरह की, जो कि नए कंडीशन में बना हो तो उसको 12 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो नॉर्मली जो IOH दिया जाता है ICF कोचेज की वो 9 मंथ के अंतराल पर दिया जाता है, लेकिन अगर वो न्यूली बिल्ड हो तो उस कंडीशन में यह 12 मंथ के अंतराल पर इसका इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF और RCF कन्वेंशनल कोचेज, यानी ICF और RCF पारंपरिक कोचों में AC में कितनी आपातकालीन खिड़कियाँ प्रदान की गई है जाती है। तो 4 की संख्या में इमरजेंसी विंडो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बॉक्सन वैगन एक्सल इज प्रोवाइडेड विथ, नहीं बॉक्सन वैगन एक्सल डैश के साथ प्रदान किया जाता है। तो वह कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग के साथ प्रदान किया जाता है, यानी CTRV के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय FRP, यानी FRP से क्या समझते हैं। FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोच एज इज, यानी भरी हुई स्थिति में यानी लोडेड स्थिति में ICF कोच में बफर की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई होता है वह 1030 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट इन लोडेड कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर इन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज कन्वेंशनल कोचेज इज वाइल टर्निंग द व्हील। यानी ब्रॉड गेज पारंपरिक कोचेज पर एक ही एक्सल में व्हील ट्रेड व्यास में स्वीकार्य बदलाव जब पहिया घुमाया जाता है तो कितना रखा जाएगा। तो यहाँ पर सेम एक्सल पर व्हील ट्रेड डायमीटर में डिफरेंस पूछा गया है, तो यह 0.5 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अलाउएबल लिमिट ऑफ फ्लैश फेसेज ऑन ब्रॉड गेज कोच इज अप टू। यानी जो ब्रॉड गेज कोचेज में फ्लैट सरफेस आते हैं व्हील ट्रेड के ऊपर, तो हम कितने mm तक मैक्सिमम कोचेज के केस में अलाउ करते हैं, तो वह होता है 50 mm। यानी 50 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं कोचेज केसेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोच और लोको के केस में हम यह 50 mm तक, जबकि बैगन के केस में हमारा 60 mm तक हम अलाउ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। यानी शुरुआती यानी मूल स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर पूछा गया है और मेल और एक्सप्रेस के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है जो कि 100% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर इज बेंट आउट। जब भी हम क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा प्रेशर रिलीज करते हैं तो कौन सा प्रेशर बाहर आता है। तो जब भी हम मैनुअल रिलीज करते हैं क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा, डीबी के नीचे लगा होता है जो क्विक रिलीज वाल्व, उसके द्वारा जब रिलीज करते हैं तो हमारा CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन चार्ज विथ कंप्रेस्ड एयर एट। यानी ट्रेन की पूरी लंबाई में फीड पाइप को डैश पर संपीड़ित हवा से चार्ज किया जाता है। यहाँ पर पूरे ट्रेन की अगर बात करें जिसमें फीड पाइप का प्रेशर जो रन किया जाता है वो 6 kg का प्रेशर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड ऑन द ब्रेक पाइप इज पेंटेड विथ। यानी ब्रेक पाइप लगे कट ऑफ एंगल कॉक को डैश रंग से पेंट किया जाता है तो वह ग्रीन कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यानी ब्रेक पाइप का जो एंगल कॉक पेंट किया जाता है वो ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ CR का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं EAR का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी रिजर्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कोच नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर। यानी कोच के बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बोगी माउंटेड यानी BMBC के केस में पूछा गया है कोच के अंतर्गत। तो कोच के अंतर्गत जो हमारा ICF कोचेज में जो BMBS यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होते हैं पर टोली हमारा 2 की संख्या में होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया एक कोच में तो 0-4 की संख्या में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। यानी LHB कोच में जो बियरिंग प्रोवाइड करवाया जाता है वो CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ PESD। यानी PESD का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सपेंड WRA। यानी WRA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा।
WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर राइजिंग एपरेटस, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है BPC ऑफ अ फ्रेट ट्रेन बिकम इनवैलिड इफ इट इज स्टेबल्ड इन अ CNW यार्ड फॉर मोर देन डैश आवर्स, यानी एक मालगाड़ी का BPC अमान्य हो जाता है यदि वह CNW यार्ड में यानी TXR यार्ड में डैश घंटे से अधिक समय तक खड़ा रहता है वो रेक, तो यहाँ पर 24 आवर्स तक के बाद उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 आवर्स। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB, यानी LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज D1 ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोच का ट्रिप शेड्यूल्स जो मेंटेनेंस शेड्यूल्स होता है D1 उसको कितने दिन कितने अंतराल पर कराया जाता है, तो वह प्रत्येक यात्रा यानी एवरी ट्रिप के बाद D1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोचेज इज, यानी AC LHB कोचों में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक कौन से होते हैं, तो यह होता है DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग हमारा चारों तरह के यानी ABCD जो चारों तरह के जो फायर्स होते हैं टाइप्स चारों को बुझाने में यह सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड VP एंगल कॉक लीकेज LHB एक्सपीरियंस्ड एट एन रूट, यानी जो इन रूट के दौरान BP एंगल कॉक की एक सिरे से जो रिसाव उनमें अनुभव किया जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो उस दौरान जब हम BP यानी ब्रेक पाइप से अगर कोई लीकेज हो पाइप से, तो उस कोच को हम बाईपास करके जो हमारा बाईपास कर देते हैं उस कोच को, और हमारा जो पीछे के जो कोचेज होते हैं उससे हम प्रेशर को बाईपास करते हुए अगले कोचेज में डायरेक्ट फ्लेक्सिबल जो पाइप होता है हमारा उसके मदद से हम बाईपास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बाईपास द कोच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में प्रयुक्त होने वाले ब्रेक सिस्टम का प्रिंसिपल यानी जो सिद्धांत क्या है, तो उसका सिद्धांत होता है ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक इंडिकेटर इन LHB कोच शोज रेड द ब्रेक विल बी, यानी जब LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर रेड शो करता है तो ब्रेक डैश होगा, तो वह अप्लाइड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर इज यानी ब्रेक एक्सीलेटर एक डैश है, तो वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक इन LHB कोचेज, यानी एक LHB कोचेज में हैंड ब्रेक के लिए प्रदान किए जाने वाले केबल का नाम क्या होता है, तो वह फ्लैक्स बॉल केबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे हाउ मेनी केबल्स आर प्रोवाइडेड इन हैंड ब्रेक सिस्टम ऑफ LHB कोचेज, तो यहाँ पर 0-2 की संख्या में केबल का प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द 99 कोड शोज ऑन माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर पर प्रदर्शित 99 कोड का अर्थ क्या होता है, तो 99 जब भी कोड प्रदर्शित किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो बोर्ड लगे होते हैं उस पर, तो वह होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज फीचर,
यानी सीबीसी में लगे एलएचबी कोच में क्या खासियत होता है, तो वह होता है एंटी क्लाइजिंग फीचर। यानी जब भी एक्सीडेंट वगैरह होगा एलएचबी कोचेज के अंतर्गत तो एक दूसरे के ऊपर कोचेज नहीं चढ़ पाएंगे, यानी एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। और जो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो सीबीसी यूज किया जाता है वो एच टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, यानी डैम्पर्स का क्या फ़ायदा है जो कि एलएचबी कोच के अंतर्गत मेनली लगे होते हैं। तो इसका फ़ायदा है कि जो हमारा सस्पेंशन है वो इंक्रीज कर जाता है, कंफर्ट यानी आरामदायक बढ़ता है, और राइडिंग इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, यानी व्हील टैपिंग डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो व्हील टैपिंग जो किया जाता है वो व्हील के जो कहीं पर क्रैक्स, थोड़ा माइनर वगैरह क्रैक्स, इसको पता लगाया जा सकता है व्हील टैपिंग की मदद से, यानी एनी हेयर लाइन क्रैक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स सीट्स प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेज आर, यानी एलएचबी कोचों में दिए जाने वाले पर्दे और रेक्जिन सीटें डैश होते हैं तो वह फायर रिटार्डेंट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी मेंटेनेंस शेड्यूल्स इन एलएचबी कोचेज आर फुल्ली डन इन प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो, यानी प्राथमिक अनुरक्षण डिपो में एलएचबी कोचों में कितने अनुरक्षण शेड्यूल पूरी तरह से किए जाते हैं। तो 3 शेड्यूल्स पूरी तरह से प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें D1, D2 और D3 जो मेनली हमारा शेड्यूल्स होते हैं डिपो शेड्यूल्स उसको कंडक्ट करवाया जाता है। जिसमें हमारा D1 शेड्यूल्स जो हमारा एवरी ट्रिप्स यानी प्रत्येक यात्रा के बाद करवाया जाता है। D2 शेड्यूल जो करवाया जाता है वह 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर करवाया जाता है। वहीं D3 जो शेड्यूल्स होता है वो 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चेकिंग ऑफ क्रैक्स डैमेज ऑफ स्प्रिंग्स इज डन इन, यानी दरार स्प्रिंग क्षति की जांच डैश में की जाती है। तो यह तीनों शेड्यूल्स में किए जाते हैं, यानी D1, D2 और D3 शेड्यूल्स के अंतर्गत तीनों में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वियर SS2 और SS3 सॉफ्ट शेड्यूल्स फॉर एलएचबी कोच आर कैरिड आउट, यानी एलएचबी कोचों में जो SS2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 और सॉफ्ट शेड्यूल 3 कहाँ पर करवाए जाते हैं। तो यह वर्कशॉप के अंतर्गत करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सॉफ्ट शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मंथ्स प्लस माइनस 30 डेज के अंतराल पर यह करवाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ 6 लाख किलोमीटर भी अगर पहले पूर जाता है तो उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 1 करवा देते हैं। वहीं SS2 की अगर बात करें तो SS2 हमारा 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराया जाता है। जबकि SS3 की अगर बात करें तो 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 3 करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम परमिसिबल रिस्ट्रिक्टेड स्पीड फॉर एलएचबी कोचेज विथ ब्रोकन प्राइमरी स्प्रिंग्स ओनली इन केस ऑफ इन रूट फेलियर्स, यानी टूटे हुए प्राइमरी स्प्रिंग्स वाले एलएचबी कोचों के लिए अनुमेय अधिकतम जो प्रतिबंधित गति होता है केवल इन रूट विफलता के मामले में अगर बात करें तो वह जब भी प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकेज होता है इन रूट के केस में तो हम उसको 90 kmph की मैक्सिमम स्पीड तक डेस्टिनेशन तक अलाउ करते हैं विथ TXR जो हमारा
स्कॉटिंग स्टाफ होता है उसके साथ हम इसको अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश रजिस्टर इज मेंटेन्ड फॉर सिक रोलिंग स्टॉक रजिस्टर, यानी सिक रोलिंग रजिस्टर के लिए डैश रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम रोलिंग स्टॉक को जब रिपेयर करने के लिए आता है तो उस दौरान जो रिपेयर वगैरह किए जाते हैं या मेंटेन किए जाते हैं उसको रजिस्टर में, तो उसको हम कौन से रजिस्टर में इंटर करते हैं तो वो हमारा RS1 के अंतर्गत इसको मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश रजिस्टर इज मेंटेन फॉर रोलिंग स्टॉक डैमेज एंड थेफ्ट रिपोर्ट, यानी रोलिंग स्टॉक के नुकसान और चोरी की रिपोर्ट के लिए डैश रजिस्टर बनाए रखा जाता है। जब भी जो इसका मेंटेन किया जाता है रोलिंग स्टॉक की, तो इसमें कोई भी डिफिशियंसी या रोलिंग स्टॉक में कोई भी हमारा डैमेज या थेफ्ट रिपोर्ट होता है उसको हम RS18 के अंतर्गत मेंशन करते हैं, यानी RS18 रजिस्टर के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो डैश रजिस्टर इज यूज्ड फॉर यार्ड पिट लाइन ड्यूटी SSC और JEE CNW डायरी, डैश रजिस्टर का प्रयोग यार्ड पिट लाइन ड्यूटी SSC और JEE CNW डायरी के लिए किया जाता है। तो TXR डायरी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत RS7 रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो RS16 के अंतर्गत हम सिक मेमो के लिए करते हैं, जबकि RS17 की बात करें तो फिट मेमो के लिए हम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है CNW स्टाफ टू ए कंपनी अप टू डेस्टिनेशन व्हेन द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ एनी 2 एक्सल बॉक्सेज इन द सेम कोच ICF कोचेज, यानी जब एक ही कोच ICF कोच में किन्हीं 2 एक्सलों के तापमान में अंतर डैश हो तो क्या CNW कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक देना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जब भी हमारा 2 एक्सल बॉक्सेज इन द सेम कोचेज में हमारा टेम्परेचर कितने से अधिक हो जाए तब उस केस में कंपनी किया जाता है डेस्टिनेशन तक। तो जब भी हमारा जो टेम्परेचर होगा सेम एक्सल भी जो हमारा सेम कोचेज के अंतर्गत वह 16 से 20 डिग्री के अंतर्गत अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा TXR स्टाफ डेस्टिनेशन तक इसको ये कंपनी करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यह टेम्परेचर 20 डिग्री एंड एवब हो जाता है, एवब 20 डिग्री, तो उस कंडीशन में हम इसको कोचेज को हम डिटैच कर देते हैं सर्विस से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन केस ऑफ फ्रेट स्टॉक द वैगन इज रिक्वायर्ड टू बी डिटैच्ड इफ द टेम्परेचर मोर देन, यानी फ्रेट स्टॉक के मामले में तापमान डैश से अधिक होने पर वैगन को हम अलग कर सकते हैं सर्विस से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रेट स्टॉक यानी मालगाड़ी के अंतर्गत कब हम वैगन को डिटैच करेंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर वैगन के लिए अगर बात करें तो हमारा 90 डिग्री से अगर अधिक होता है तो उस कंडीशन में हम वैगन को डिटैच कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे कोचेज के लिए पूछा जाए तो कोचेज के लिए लिमिट 80 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, या सेम एक्सल के बीच जो हमारा कोचेज के अंतर्गत 2 एडजेसेंट एक्सल होता है उसके अंतर्गत 20 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम इसको डिटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ART शुड स्टार्ट विद इन डैश ड्यूरिंग डे, यानी दिन के दौरान ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन कब शुरुआत होना चाहिए, तो वह 30 मिनट्स के विदिन में स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर द ART शुड स्टार्ट विद इन द ड्यूरिंग नाइट्स, यानी रात के दौरान जो ART स्टार्ट होगा वह 45 मिनट्स के अंतर्गत स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग डे के दौरान 30 मिनट्स, वहीं ड्यूरिंग नाइट के दौरान
45 मिनट्स रिक्वायरमेंट होता है ERT को स्टार्ट होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द MRV यानी मेडिकल रिलीफ वैन शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेस स्टेशन विद इन, यानी मेडिकल रिलीफ वैन को बेस स्टेशन से डैश के भीतर शुरू करवाना चाहिए। तो अगर बात करें मेडिकल रिलीफ वैन की तो बेस स्टेशन से उसको 20 मिनट के अंतर्गत इसको मूवमेंट कराना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है HABD यानी HABD का रिफर्स टू, तो यहाँ पर HABD का फुल फॉर्म हो जाएगा हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं इसका प्रयोग किया जाता है मॉनिटर करने के लिए बियरिंग टेम्परेचर को। जब भी जो HABD जो हमारा डिवाइस लगा होता है उसको जब पास थ्रू करता है हमारा ट्रेन, तो हम इसके जो बियरिंग लगे होते हैं उसको मॉनिटर करता है और टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करके लिमिट्स में है या इससे ऊपर है इसको हमको सूचित करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 20 ± 2 mm डिनोट्स डैश टॉलरेंस, यानी 20 ± 2 mm डैश टॉलरेंस को दर्शाता है। जब भी टॉलरेंस हमारा जैसे हमारा 20 ± 2 दिया गया है तो ये हमारा बाइलेटरल को यानी दोनों तरफ को आइडेंटिफाई करेगा। वहीं अगर आपसे 20 + 2 डिनोट रहता बस तो इसको हम यूनिलैटरल बोलते हैं, यानी जब भी हमारा दोनों दिशाओं में 20 साइज से मूवमेंट होता है तो उसको बाइलेटरल के अंतर्गत रखते हैं, और वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है फ्रॉम बेस साइज तो हम उसको यूनिलैटरल के अंतर्गत आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 20 ± 2 mm, ये दोनों डायरेक्शंस में 20 से वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बाइलेटरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है RDSO स्टैंड्स फॉर, यानी RDSO का अर्थ होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है AAC स्टैंड्स फॉर, यानी AAC का अर्थ है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में प्रयुक्त बोगी का प्रकार कौन सा है, तो इसके अंतर्गत फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज अ रिजेक्टेबल व्हील डिफेक्ट्स, यानी एक रिजेक्टेबल पहिए दोष कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं व्हील डिफेक्ट्स की। तो बात करें यहाँ पर व्हील डिफेक्ट्स की, जो मेनली हम देखते हैं तो हमारा जो व्हील डिफेक्ट होता है वह शार्प फ्लेंज, थिन फ्लेंज, रूट रेडियस, एट फ्लेंज, हॉलो यानी डीप फ्लेंज और फ्लैट टायर वगैरह होता है, यानी फ्लैट फेसेस वगैरह। इसके अलावा हमारा जो व्हील डिफेक्ट्स आते हैं वो हमारा सेटर रिम, स्पेयर रिम वगैरह होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है स्पेयर रिम का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द कलर ऑफ BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ CC रैक, यानी CC रैक के लिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसका कलर कोड है येलो कलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है WSP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंतर्गत हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर, फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, डंप वाल और माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम हमारा व्हील को स्किड होने से बचाता है और व्हील के जो सारे चारों एक्सल्स होते हैं उसको सेम स्पीड पर मूवमेंट कराने में मदद करता है। तो यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रेजेंटली ऑल कंप्लेंट्स ब्रॉड इनटू फॉलोइंग सिंगल प्लेटफॉर्म
यानी वर्तमान में सभी शिकायतों को निम्न सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाता गया है। तो जितने भी रेलवे के अंतर्गत जो हमारा कंप्लेंट्स वगैरह होते हैं उसको रेल मदद के अंतर्गत लाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेल मदद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम अवेलेबल इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में उपलब्ध ब्रेक सिस्टम का प्रकार कौन सा है। तो यह एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सपेंड वाइल्ड, यानी वाइल्ड को एक्सपेंड करना है यहाँ पर। तो वाइल्ड का फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी व्हील इम्पैक्ट जो वाइल्ड लगा होता है इसका काम होता है हमारा बियरिंग्स और चक्के के रोलिंग स्टॉक के चक्के और बियरिंग्स के जो हमारा फॉल्ट्स वगैरह होता है उसको डिटेक्ट करना होता है, जिससे हमारा डिलवेंट वगैरह या कोई हमारा व्हील के ब्रोकेज वगैरह की जो हमारा घटना आती है उसको दूर किया जा सके। यानी व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है APM डिवाइस इन वैगन स्टैंड्स फॉर, यानी वैगनों में APM डिवाइस जो लगे होते हैं तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हमारा 6 लीटर का एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है। इसमें हमारा मूवमेंट आर्म लगा होता है, यानी APM आर्म, और ये हमारा साइड फ्रेम होता है। इसके बीच अगर बात करें तो जब भी ये हमारा बिलो 79 होता है तो ये हमारा लोडर को आइडेंटिफाई करता है, और जब भी हमारा 80 एंड एबव इसका आर्म का मूवमेंट होता है तो यह एम्प्टी कंडीशन को आइडेंटिफाई करता है। लोडेड कंडीशन में यह 3.80 kg का प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। एम्प्टी कंडीशन में यह केवल 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg का प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेजता है एम्प्टी कंडीशन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा एक्सपेंड फीवा, यानी फीवा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो भी हमारा LHB कोच यानी फीवा जो हमारा एयर स्प्रिंग लगा होता है, एयर स्प्रिंग में कोई भी फेलियर हमारा आता है तो उस दौरान हमारा फीवा इंडिकेटर जो लगे होते हैं वो हमारा डेट शो करता है। पूरी गाड़ी में हमारा ब्रेक लग जाते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एयर स्प्रिंग लीकेज कंडीशन में है। और जब भी अगर हम इसको इन रूट के कंडीशन में हम सही नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम 60 kmph पर हम गाड़ी को आगे के लिए अलाउ करते हैं जब तक एयर स्प्रिंग को रिपेयर ना किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोल इज ट्रांसपोर्टेड इन डैश वैगन, यानी कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कोयला को बॉक्सन वैगन के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सीमेंट इज ट्रांसपोर्टेड इन डैश वैगन। सीमेंट की बात करें सीमेंट को किस वैगन के अंतर्गत, तो सीमेंट एक तरह से देखा जाए तो बैग्ड आइटम होता है, यानी बोरे के अंदर भरा होता है और यह बारिश वगैरह से इसको नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए कवर्ड वैगन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो फूड ग्रेन्स वगैरह होता है वो सारे आइटम्स जो पानी से हमारा भीगने की संभावना बना रहता है वो सारे वैगन जो हमारा आइटम होता है उसको हम BCN कवर्ड वैगन के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीमेंट भी हमारा पानी से नुकसानदायक हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको BCN वैगन के अंतर्गत इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन डैश वैगन, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या ब्लैक ऑयल वगैरह जो होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन हमारा BTPN के अंतर्गत किया जाता है, यानी बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन डैश वैगन, यानी कंटेनर को हम BLC वैगन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन BBZI ब्रेक वान, यानी BBZI ब्रेक वान में प्रयोग होने वाले बोगी का प्रकार कौन सा है। तो BBZI के अंतर्गत 2 ICA बोगी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑल टर्मिनेटिंग रेक शुड बी गिवन डैश एग्जामिनेशन बाय एंटरिंग द यार्ड हैविंग ट्रेन एग्जामिनेशन डिपो, एंड ट्रेन परीक्षा डिपो वाले यार्ड में प्रवेश करते समय सभी जो टर्मिनेशन रेक होता है उस डैश की जांच की जानी चाहिए। तो उसका रोलिंग इन जांच होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर हमारा यार्ड वो एग्जामिनेशन यार्ड वगैरह होता है वहाँ पर जब भी एंटर करता है तो इसका रोलिंग इन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो किलोमीटर वैलिडिटी फॉर द BPC ऑफ ICF कन्वेंशनल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन इज, यानी ICF पारंपरिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की BPC के लिए जो किलोमीटर की वैधता होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ICF कन्वेंशनल के लिए पूछा गया है। तो ICF कन्वेंशनल की अगर बात करें तो इसके लिए 3500 किलोमीटर रखा गया, यानी 3500 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, या 96 आवर्स के लिए इसका रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ LHV व्हील, यानी LHV व्हील का व्हील गेज कितना होता है। तो वह 1600 ±1 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ AC 3 टियर स्लीपर कोच क्लासेज ऑफ LHV कोच EOG, यानी इंड ऑन जनरेशन EOG का फुल फॉर्म होता है, यानी LHV कोच जो EOG के साथ लगा है। AC 3 टियर स्लीपर क्लास का परिवहन कोड पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो AC 3 टियर क्लास अगर EOG के साथ स्लीपर हो तो L का मतलब हमारा LHV हो जाता है, W का मतलब वेस्टिबुल, और CN का मतलब हमारा 3 टियर और AC कोचेज। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो जोनल हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज, यानी यांत्रिक विभाग के जोनल प्रमुख कौन से होते हैं। तो वह PCME होता है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जोनल हेड होता है, और PCME का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे इज, यानी केंद्रीय मंत्री वर्तमान में कौन से हैं, यानी केंद्रीय रेल मंत्री। तो वर्तमान में अगर बात करें तो रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डैश में स्थित है। तो यह पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कपूरथला पंजाब के अंतर्गत RCF यानी रेल कोच फैक्ट्री है। वहीं बेला के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर रेल व्हील प्लांट यानी RWP यहाँ पर व्हील को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जबकि रायबरेली के अंतर्गत MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है IRCA डिनोट्स, यानी IRCA डैश को दर्शाता है। तो IRCA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द गेज ऑफ ट्रैक यूज्ड इन NMR सेक्शन, यानी NMR सेक्शन में प्रयुक्त ट्रैक गेज कौन सा अभी प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें NMR का फुल फॉर्म होता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यानी नीलगिरी माउंटेन रेलवे के जो सेक्शन है वहाँ पर अब जो प्रयोग किया जाता है जो ट्रैक गेज है वो हमारा मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है। अभी करंटली में अगर बात करें तो सभी जगह हमारा ब्रॉड गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अगर बात करें तो
76 mm की इसका विड्थ होता है। वहीं मीटर गेज की अगर बात करें तो मीटर गेज की विड्थ 1000 mm होता है। तो जो हमारा NMR नीलगिरी माउंटेन रेलवे सेक्शन है वहाँ पर हमारा मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी विड्थ 1000 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा IRCA पार्ट 4 डील्स विथ, यानी IRCA भाग 4 डैश से संबंधित है। तो IRCA पार्ट 4 जो है वो हमारा कोचिंग स्टॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं फ्रेट स्टॉक हमारा IRCA पार्ट 3 से रिलेटेड है, फ्रेट स्टॉक, जबकि पार्ट 4 हमारा कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्क्रिप्ट इज, यानी संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार हिंदी भारत की संघ राजभाषा है। जबकि लिपि क्या होगा, तो यह लिपि है हमारा देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और लिपि के तौर पर देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की अगर बात करें तो यह 9 मई यानी 10 मई 1963 को पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका संशोधन की बात करें तो संशोधन 1967 के अंतर्गत इसका अमेंडमेंट संशोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर द स्टेट्स कैटेगराइज्ड टू द प्रोपगेट ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री तमिलनाडु कॉम्स अंडर विच रीजन, देश की राजभाषा प्रचार के लिए वर्गीकृत राज्यों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु सी रीजन के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर पासिंग हिंदी प्रबोध एग्जाम विथ 70% और हायर मार्क्स, यानी हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले अवार्ड कितना होता है कैश अवार्ड। जो भी कैश अवार्ड दिया जाता है मेनली 3 तरह का एग्जामिनेशन हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसमें पहला प्रबोध, सेकेंड प्रवीण और थर्ड प्रयाग होता है। यहाँ पर प्रबोध का पूछा गया है। तो प्रबोध के लिए अगर बात करें तो प्रबोध के लिए अगर 70% या हायर मार्क्स अगर लेता है तो उस केस में जो 1600 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाता है। वहीं बात करें प्रवीण के केस में तो प्रवीण के केस में यह 1800 रुपये और प्राग के केस में यह 2400 कैश अवार्ड दिया जाता है हिंदी पास करने के लिए, जब यह 70% या हायर मार्क्स को गेन करेगा कैंडिडेट के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एज पर प्रबोध के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर इन नॉन हिंदी एरियाज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज इन बोर्ड्स टू बी डिस्प्लेड, यानी गैर हिंदी क्षेत्रों में जो बोर्ड लगे होते हैं स्टेशन वगैरह पर, वहाँ पर जो प्रदर्शित होने वाले भाषाओं का क्रम कौन सा होता है। तो जो नॉन हिंदी एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज प्रदर्शित किए जाते हैं बोर्ड पर, वह सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज होता है, यानी प्रादेशिक भाषा, यानी वहाँ का जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होगा उसको बताया जाएगा। फिर हिंदी को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इंग्लिश को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी
रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी OLIC ऑफ द साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स। यानी साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जो मीटिंग होता है वो होता है 6 महीने में एक बार होता है, यानी 6 मंथ में एक बार करवाया जाता है इसकी मीटिंग। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स है उसमें चेयरमैन कौन होंगे, तो वहाँ पर जो जनरल मैनेजर होगा वो इसके चेयरमैन होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ विल बी द रबर स्टैम्प्स पुट टू यूज इन ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के कार्यालयों में रबर स्टैम्प का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो जो रबर स्टैम्प का प्रयोग किया जाता है केंद्र सरकार के कार्यालयों में वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंग्वेज फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ रिप्लाई टू द लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी बी सेंट। जब भी हिंदी में प्राप्त पत्र को प्राप्त होगा लेटर तो उसका जवाब भी हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है तो यह 10 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट आर द ऑल द इंसेंटिव्स गिवन फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। और हिंदी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जो क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जब भी कैंडिडेट हिंदी एग्जामिनेशन को पासिस करते हैं तो इंसेंटिव के तौर पर उसको कैश अवार्ड, लमसम अवार्ड या पर्सनल पे दिया जाता है। यानी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक्स एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा कोई पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।